नमस्कार। मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डोंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा वीडियो है भारतीय इतिहास पर भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव। हमने देखा कि भूगोल इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और भौगोलिक परिस्थितियों का इतिहास के निर्माण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भौगोलिक स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले प्रभाव की हम बात करें तो भौगोलिक परिस्थितियां भारत की ऐसी थी जिनकी वजह से राजनीतिक एकता का अभाव भारत में हमेशा बना रहा, क्योंकि भारत एक विशाल देश है जो नदियों, पहाड़ों, पठारों, जंगलों द्वारा विभाजित है और इसकी विशालता और प्राकृतिक रूपों की विषमता ने यहाँ के स्थानीय और क्षेत्रीय स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की। आवागमन की कठिन परिस्थितियों और प्रादेशिक भावनाओं की प्रबलता के कारण इस देश में राजनीतिक एकता की स्थापना हमेशा कठिन रही है। प्राचीन काल से भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हम देखते हैं कि पहली बार भारत ने एक साम्राज्यवादी स्वरूप प्रदान करके, और हम कहना चाहिए कि एक जो वैज्ञानिक सीमाएं थी भारत की, अफगानिस्तान से लेकर के और दक्षिण में मैसूर तक, ये पहली बार प्राप्त किया गया था। इसके अलावा हम देख रहे हैं उसके बाद में अशोक के काल में भी दक्षिण के तमिल राज्यों को जीतने के कोई प्रयास नहीं हुए, तो दक्षिण का काफी भाग जो था मौर्य काल में भी साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। कुषाण और गुप्त सम्राटों का भी राज्य केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित रहा। हर्षवर्धन का राज्य तो और छोटा हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी रही जिन्होंने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के संपूर्ण भारतीय भूमि को एक राजनीतिक एकता प्रदान करने में ये बाधाएं रही हमारे सामने। अगली बात करें कि साम्राज्यवादी भावना का अभाव रहा। इसका कारण ये था कि देश का विशाल आकार और आत्मनिर्भर भौगोलिक इकाइयां होने के कारण, देश की विशालता के कारण सैनिक प्रतिभा वाले महत्वाकांक्षी भारतीय शासकों के राज्य विस्तार की लालसाएं यहीं पूर्ण हो जाती थी। वो ज़्यादा कुछ करने की उनको आवश्यकता नहीं थी, वो अपना आप में संतुष्ट होकर के बैठ जाते थे। दुर्गम पहाड़ों और गहरे समुद्रों को पार कर किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर अपना साम्राज्य विस्तार करने की भावनाएं यहाँ के शासकों में लगभग नगण्य रही। यही कारण था कि भारतीय शासकों ने सदैव रक्षात्मक युद्धों का इशारा लिया। वो सामने जाके कभी युद्ध नहीं लड़े। सिकंदर यूनान से यहाँ युद्ध लड़ने के लिए आ गया और हम इंतजार करते रहे कि कब आएगा, कब हम उनसे लड़ेंगे, लेकिन हमने कभी जाकर के ईरान पे आक्रमण नहीं किया, यूनान पे आक्रमण नहीं किया, हमने मध्य एशिया तक कभी नहीं पहुंचे। तो ये हमारा एक कहना चाहिए एक संतुष्टि का भाव माने या साम्राज्यवादी भावना का अभाव माने, जो भी कहें इसको, तो इससे भारतीय साम्राज्य का विस्तार कभी नहीं हो गया। बौद्ध और जैन धर्म जो थे, अहिंसावादी भावना के कारण भारतीय शासकों में साम्राज्यवादी भावना और ज़्यादा कुंठित हो गई। अहिंसा पर आधारित थे, हिंसा में विश्वास नहीं थे। अशोक जैसे राजा ने भी अपने हथियार डाल करके और युद्ध को त्याग करके और धर्म का चोला पहन लिया। तो इससे क्या हुआ, इससे राज्य विस्तार की जो एक भावना होती है, एक नीति है, वो एक तरह से भंटी हो गई। अगला कारण हम देखें कि सामाजिक विभिन्नता। तो भौगोलिक विभिन्नता के कारण भारतीयों के सामाजिक जीवन में भी
अनेक रूपता दृष्टिगोचर होती हैं। भारतीयों की भिन्न भिन्न जातियों का खान पान, उनकी वेशभूषा, रहन सहन, सब कुछ अलग अलग था, एक जैसा नहीं है। भिन्न भिन्न भागों की उपज, जलवायु में अंतर होने के कारण भारतीयों का खान पान, रहन सहन में बड़ा अंतर हो गया। और देश के कुछ भागों के निवासी चावल ज़्यादा खाते हैं, तो कुछ के गेहूं की रोटी, तो कुछ के बाजरे की रोटी हम कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ जातियाँ मांसाहारी है, कुछ शाकाहारी है, कुछ जातियों में छुआछूत का भेद है, किसी में कम है, कुछ जातियों में विधवा विवाह प्रचलित है तो कुछ में नहीं है। कोई जाति आध्यात्मवाद पे जोर देती है तो कोई भौतिकवाद पे। देश के कुछ भागों में पितृशतात्मक है तो कुछ भागों में मातृशतात्मक परिवारों की प्रधानता है। इस कारण से भिन्न भिन्न भागों की जलवायु के अनुसार वेशभूषा में भी अंतर हमें दिखाई देता है। कोई धोती पहनता है, कोई लुंगी, कोई पैजामा, कोई पैंट, कोई पगड़ी बांधता है, कोई टोपी, तो कोई हेट लगाता है। तो भारत की विभिन्न जातियों की भाषा, रंग, रीति रिवाज, आचार व्यवहार में भी बड़ा अंतर दिखता है। इसका परिणाम ये हुआ कि परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और घृणा बढ़ने लगी और सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ा, जिससे राष्ट्रीयता का मार्ग हमेशा अवरुद्ध रहा। हम देख रहे हैं कि ये सांप्रदायिकता हमें मौर्य काल से दिखाई दे रही है, और इसी सांप्रदायिकता को कम करने के लिए अशोक ने पहली बार धम्म को इंट्रोड्यूस किया था। अगला हम देख लें कि भौगोलिक परिस्थितियों ने यहाँ के आध्यात्मिक विकास को किस तरह से प्रभावित किया। उपजाऊ नदियों की घाटियों में बसने के कारण यहाँ का जीवन वैभवपूर्ण था। कठोर परिश्रम यहाँ के लोगों को करने की आवश्यकता ही नहीं थी। भारतीयों में बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की भावना जागृत हुई और वे धार्मिक और दार्शनिक चिंतन में ज़्यादा लग गए। इससे कला, साहित्य और दर्शन की प्रगति हुई और बड़े बड़े वैभवशाली नगरों और साम्राज्यों के निर्माण के मूल में देश की प्राकृतिक सुविधाएं यहाँ मौजूद थी। भारतीय विचारकों ने इस्लाम के साथ भी अपने धर्म के समन्वय का प्रयास किया, इसलिए उन्होंने अलोपनिषद की रचना हुई। मुसलमानों का सूफी संप्रदाय भारत के अध्यात्म, योग साधन और रहस्यवाद का मुस्लिम संस्करण माना जाता है। भारतीयों ने कभी भौतिकता को प्रमुखता नहीं दी और भारतीय शासक सदैव दूसरे देशों की राजनीतिक गतिविधियों, वैज्ञानिक आविष्कारों और युद्ध प्रणालियों से अनभिज्ञ रहे और विदेशी आक्रमणकारी अभावग्रस्त होने के कारण अपनी जान हथेली पर रख के यहाँ घुसे और भारत को गुलाम बना लिया। अगला देखें कि किस प्रकार से सांस्कृतिक मिश्रण हो रहा है, और ये सांस्कृतिक मिश्रण हम देख रहे हैं कि किससे बाहर से आई हुई हर जाति का यहाँ पर सांस्कृतिक सम्मिलन हो गया। वो चाहे आर्य, जिनको आज बाहर का कहना बड़ा मुश्किल काम है, ईरानी, यूनानी, हूण, शाक, तुर्क, अफगान, मुगल, आधुनिक युग में पश्चिमी यूरोप के निवासियों ने समुद्र मार्ग से भारत में प्रवेश किया और न्यूनाधिक समय तक शासन करते रहे। इनमें से कुछ स्थायी होकर के भारत में बस गए और अर्ध सभ्य शक, हूण, मंगोल और तुर्क भी यहाँ बहुत समय तक लूट खसोट और मारकाट करते रहे और अधिकांश में भारतीयों में घुल मिल गए, जिससे विभिन्न संस्कृतियों के सम्मिलन से भारतीय संस्कृति एक नए रूप में विकसित हो उठी और बाहर से आई इन जातियों का भारतीय जनसंख्या में पृथक से अस्तित्व समाप्त हो गया। आप देख रहे हैं कि इस्लाम का सम्मिलन निश्चित रूप से नहीं हो पाया। इसके अलावा आप किसी भी शक, कुषाण और हूण को अलग से हम आज भारतीय समाज में उसकी पहचान नहीं कर सकते। अगला प्रभाव कृषि प्रधानता का था कि हिमालय से बड़ी बड़ी नदियां निकल रही थी, वो पानी और उर्वर मिट्टी अपने साथ लाती थी। पश्चिम में सिंधु से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक विशाल मैदान थे जो इन हिमालयी नदियों द्वारा सिंचित थे। अतः प्राचीन भारत से ही या प्राचीन काल से ही हम कहें कि भारत कृषि प्रधान देश रहा। गंगा यमुना का मैदान आर्य संस्कृति का गढ़ रहा और आर्यों का मुख्यतः व्यवसाय खेती था। वन संपदा, खनिज संपदा और कृषि संपदा से पूर्ण इस देश के निवासियों के समक्ष प्राचीन काल से जीवन निर्वाह की कोई समस्या नहीं थी, जिसके कारण प्राचीन काल से भारतीय धर्मपरायण और काव्य, शिल्प और साहित्य अनुरागी रहे।
मौलिक एकता को भी भौगोलिक परिस्थितियों ने प्रभावित किया। मौलिक एकता से मतलब है वे एकता जो मूल अथवा जड़ में विद्यमान है। वृक्ष की जड़ पृथ्वी के भीतर होती है और साधारणतः दिखाई नहीं देती। अतः मौलिक एकता का अर्थ ये हुआ कि वे एकता जो भीतर छिपी रहती है और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। भारत की मौलिक एकता से तात्पर्य उस एकता से है जो उसकी बाहरी विभिन्नता के नीचे छिपी हुई है। जब हम भारत की प्राकृतिक दशा का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि हमारा देश अनेक प्राकृतिक भागों में बटा हुआ है। हिमालय पर्वत पर बहुत बड़ी हिमराशि, भयंकर शीत, दूसरी ओर कोंकण व कोरोमंडल में असह्य गर्मी पड़ती है। चेरापूंजी में बहुत अधिक वर्षा होती है। रेगिस्तानी प्रदेश में यहाँ सूखा पड़ता है। ये जलवायु की विभिन्नता के कारण वनस्पति और पशु पक्षियों में भी असीमित अंतर में दिखाई देता है। इस देश में विभिन्न जातियां निवास करती है, जिससे यहाँ अनेक भाषाओं, धर्मों की सत्ता है। परंतु भूगोल ने केवल बाह्य भिन्नता उपस्थित की है। पर्वत श्रेणियों, समुद्रों की सुदृढ़ सीमाओं ने इस देश को एक भौगोलिक इकाई प्रदान की है, जिससे यहाँ के निवासियों में एक मातृभूमि की भावना प्राचीन काल से ही रही है। संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य, वैदिक धर्म, वैदिक कर्मकांड और वैदिक सामाजिक आदर्शों ने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरो दिया, जिससे भाषा संस्कृति ने इस देश को एक सूत्र में बांध रखा है। भारत की भौगोलिक रूप से ऊपर से दिखाई देने वाली बहुरूपता उसकी सांस्कृतिक संपन्नता की सूचक है। इस प्रकार भारत की बाहरी विभिन्नता के नीचे भारत की मौलिक एकता छिपी हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का भौगोलिक वातावरण एवं उसकी भौगोलिक परिस्थितियों ने भारतीय इतिहास को गंभीर रूप से प्रभावित किया। धन्यवाद।